डियर स्टूडेंट, आज हम पाठ संख्या जो है आपका पाठ संख्या 9 है, वीडियो संख्या 1 है। पाठ का जो नाम है वो दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ ही है। दिल्ली सल्तनत की जो शासकीय वर्ग था, उसकी जो संस्थाएं थी राजनीतिक और प्रशासनिक, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से। तो वो संस्थाएं कौन सी थी उसको हम आज अच्छे से विस्तार से देखेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं और प्रशासनिक वर्ग या शासकीय वर्ग, इनसे ही दिल्ली सल्तनत का इन संस्थाओं के इर्द गिर्द ही सारा राज्य प्रशासन समाज जो है घूमता था। तो हम सल्तनत कालीन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सल्तनत कालीन जो राज्य था वो कैसा था। आपको पता है कि 1206 में सल्तनत की स्थापना होती है। इस्लामिक राज्य होता है। कैसा राज्य होता है? इस्लामिक राज्य होता है। लेकिन इस तरह का शुद्ध इस्लामिक राज्य भारत में सफल नहीं हो सकता था। तो जैसा कि ईरान अरब मध्य एशिया में था, तो यहाँ दोनों तत्व थे इसमें मौजूद। दोनों तत्वों में मतलब हिंदू मुस्लिम का मिश्रित रूप यहाँ पर था। तो कुछ पक्ष हैं जिनका अध्ययन विशेष रूप से ज़रूरी हो जाता है इनको समझने के लिए। तो पहला जो बिंदु है वो है राज्य का स्वरूप, कि राज्य का स्वरूप कैसा था। प्राय जब भी राज्य के स्वरूप की बात आती है तो दो प्रकार के राज्य माने जाते हैं। एक पुलिस राज्य और दूसरा होता है कल्याणकारी राज्य। राजनीति विज्ञान में भी इस तरह की धारणाएं पढ़ने को मिलती हैं। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो खासकर 20वीं सदी में आई है। इसलिए जो पहले राज्य था वो पुलिस राज्य था। पुलिस राज्य का मतलब होता था एक प्रकार से निरंकुश राज्य है। तो इसमें हम सब पॉइंट पढ़ेंगे, वो है राज्य पर धर्म का प्रभाव। राज्य पर धर्म का प्रभाव, इस बिंदु को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या था ये बिंदु? ये एक आध बार सेट करना पड़ जाता है इसको। तो अभी हमने राज्य का पढ़ रहे थे हम। तो राज्य का स्वरूप में पहला बिंदु है आपका राज्य पर धर्म का प्रभाव। इसको ध्यान से हमने देखना है, समझना है। ये थोड़ा स्केच पेन थोड़ा मुझे लग रहा है हल्का है, तो थोड़े से अच्छे स्केच पेन का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो राज्य पर धर्म का प्रभाव, इस बारे में लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं कि एक मुस्लिम राज्य था। कैसा राज्य था? मुस्लिम राज्य को हम धर्म सत्तात्मक भी कह सकते हैं। और जो इसका आधार था, इस राज्य का आधार क्या था? आधार और आदर्श वो था कुरान और शरा की नियमावली, जिसको हम शरीयत बोलते हैं। इन मान्यताओं के अनुसार ही, इन इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार ही राज्य चलाया जा भी रहा था। और जो कानून इस राज्य में लागू होते थे उनकी अगर व्याख्या करनी पड़ जाती थी तो वो व्याख्या करने वाले कौन लोग थे? उलेमा ही उनकी व्याख्या के अंतिम स्रोत थे। एक प्रकार से बौद्धिक वर्ग था ये। उसकी अवधारणा के आधार पर शासन करना राज्य के लिए आवश्यक था और जनता के लिए उनका पालन करना बाध्य था। तो ये महत्वपूर्ण वर्ग बन जाता है उलेमा। तो ये जो है शासक के व्यक्तिगत प्रभाव में प्रभाव डालते थे। ये किसी शासक ने इस वर्ग को महत्व करने का प्रयास भी किया, वांछित सफलता नहीं मिली। हमने पढ़ा था कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्रयास किया था। तो सभी शासकों ने ज़्यादातर खलीफा का प्रतिनिधि बनने की प्रयास किया, बने भी वो, ताकि वो एक प्रकार से अपनी धार्मिक मान्यता जो है उलेमा के माध्यम से, धर्म के माध्यम से स्थापित कर सके।
इससे उनको लगता था कि जो अधिकार है शासन के, ये इनको परमात्मा से मिले हैं, अल्लाह ताला से मिले, देवी अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनकी शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। उसके बाद जो बिंदु आता है वो है उत्तराधिकार का नियम। राज्य के स्वरूप में उत्तराधिकार का नियम। ये उत्तराधिकार का नियम भी आप पढ़ के आए हैं, पीछे बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं आपने। कोई निश्चित नियम नहीं था। सिद्धांतिक दृष्टिकोण से सुल्तान को पुरुष वैश्य कैसा होना चाहिए, पुरुष हो वो, वैश्य को हो और इस्लाम को मानने वाला हो। मुख्य बात थी इस्लाम की मान्यताओं को मानने वाला होना चाहिए, आस्था रखने वाला होना चाहिए। अगर इन शर्तों का अगर वो पालन नहीं करता तो उसका पद खतरे में है। कुरान के अनुसार ये जो पद है वंशानुगत नहीं है, सुल्तान का पद वंशानुगत नहीं है। मिल्लत मतलब जनता, जनता को अधिकार है कि वह सुल्तान का चुनाव करे, ऐसा अधिकार कुरान में बताया गया है। यह मान्यता व्यवहार में नहीं ला जा सकी, हालांकि कुरान का पालन नहीं हुआ। इस काल में सुल्तानों ने शासन सर्रा के शरीयत के आधार पर करते हुए राजपूत वंशीय व्यवस्था की भांति, राजपूतों की भांति वंशानुगत प्रणाली पर जोर दिया उन्होंने। यह प्रयोग व्यवहार में उस समय लागू हुआ जब उत्तराधिकार की तलवार में शक्ति होती थी। शक्ति के बल पर जिसके पास शक्ति होती थी वही शासक बन जाता था, वही उत्तराधिकार के नियम को मतलब लागू करवा पाता था वंशाधिगत संबंधी। आमतौर पर रक्त संबंधों को महत्व दिया जाता था। उत्तराधिकारी चुनते समय, लेकिन सबसे ज्यादा था तलवार का मजबूत होना। तलवार अगर मजबूत अमल शक्ति है तो ही आप उन रक्त संबंधों के आधार पर बन पाओगे, नहीं तो कोई आपको नहीं मिलता था। तो भारतीय इस्लामिक दोनों मान्यताएं अपनाने के कारण स्पष्ट परंपरा नहीं थी उत्तराधिकार की कोई। ये हम पहले ही पढ़ाए हैं, इसको डिटेल में आप देख लेना। तो इसके कारण से पतन का मार्ग जो है दिल्ली सल्तनत का, वो हम कारणों में पढ़ा था, पतन के मार्ग पर पहुंचा या अग्रसर होता है। दूसरा जो बिंदु था जो हमने राज्य के बारे में पढ़ना है, राज्य का स्वरूप हमने पढ़ा, तो दूसरा मेन बिंदु है आपका राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत, ये जो पाठ है इस पाठ को हमने पढ़ लिया है अन्य जो पाठों के माध्यम से, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप ठीक से समझेंगे तो ठीक है। हमने पता है कि विभिन्न वंशों की शासन प्रणाली यहाँ पर रही। 5 वंशों के 2 वर्ग थे, एक तुर्क था और दूसरा अफगान वर्ग था। एक जैसी नहीं थी राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, उद्देश्य एक ही था, शक्ति और सुल्तान की जो प्रतिष्ठा को स्थापित करना। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है तुर्की राजत्व का सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत जिस समय शिशु अवस्था में था उस समय शासन को यह भय लगता था कि उन्हें शासक के रूप में अमीर वर्ग या जनता स्वीकार न कर दे। तो इसके लिए उनको, इस समस्या का समाधान के लिए उन्होंने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि माना, ताकि जनता और उलेमा वर्ग जो है अमीर वर्ग उनको अस्वीकार न कर सके। सहायक घोषित किया। खुतबा था या सिक्के थे, उन पर जो है खलीफा का जो है नाम जो है खुदवाया गया। इससे उद्देश्य राजत्व में धर्म की वैधानिकता, लीगली ऐसा मानते थे कि हमें खलीफा से अधिकार मिले, अल्लाह से ही अधिकार मिले हैं। बलबन ने इस चीज़ को नकारा, आपको ध्यान होगा बलबन ने इस चीज़ को नकार के अपने आप को जिले अल्लाह घोषित किया, अल्लाह की छाया घोषित उसने कर दिया था, तो जिले अल्लाह है। उसने उसके अनुसार खुदा व सुल्तान के बीच में खलीफा नहीं आता है। अलाउद्दीन खिलजी हम पढ़ के आए हैं, तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं। खिलजी प्लस मोहम्मद तुगलक ने भी निरंकुशता पर बल दिया, शासक को महत्वपूर्ण माना, धर्म को नहीं
अलग किया उन्होंने। खलीफा से मान्यता के बजाय जनता के हितों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। राजनीति को धर्म से अलग किया इन्होंने। अलग करने का काफ़ी बड़ा प्रयास इन लोगों ने किया। फिरोज तुगलक जबकि उल्टा था, उन्होंने धर्म को ही महत्वपूर्ण तत्व माना। तो तुर्की जो राष्ट्रों का सिद्धांत आता है उसमें दो धारणाएं मुख्य रूप से आई। एक तो है देवत्व की धारणा और दूसरी है राजतंत्रात्मक जो गुण होते थे उन गुणों को महत्व देना। इसे अमीर वर्ग ने लगातार प्रभावित किया। बलबन ने राष्ट्रों में ईरानी तत्वों का समावेश करते हुए अमीर वर्ग ने प्रभावित किया। और बलबन ने आपको पता है क्या जोड़ा था, सिजदा और पाबोस जोड़ दी, जो कि ईरानी परंपराएं थी। अलग अलग शासक आए, उन्होंने परिवर्तन किए। दूसरा आता है अफगानों का। अफगानों के बारे में भी आपने पढ़ा था। अफगानों का जो राष्ट्रों का सिद्धांत था वो मेल नहीं खाता था। अफगान राष्ट्रों ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर अपने में ही श्रेष्ठ को मान्यता दी। अफगान राष्ट्रों में जातिगत महत्व, वंशीय अहंकार की भावना का स्वतंत्र जीवन यापन का समावेश था। वो स्वतंत्रता को पसंद करते थे। अफगान सभी भी हम सब स्वतंत्र रहें। जातिगत जो उनका जाति थी उसको ज़्यादा महत्व देते थे। अहंकार इसकी वजह से उनके अंदर रहता था। और सबसे बड़ी बात जो थी उनका बराबर का जो है वो सब अपने आप को भागीदार शासन में मानते थे जितने भी अफगान थे। ये इनका सिद्धांत था। वो अधीनस्थ सुल्तान को किसी खलीफा के अधीनस्थ मानने को तैयार नहीं थे। अफगान राष्ट्रों में वंशाधिकार दावे को कोई महत्व नहीं दिया गया क्योंकि सभी अफगान राजा अपना दर्जा शासक के बराबर मानते थे, बल्कि वे शासक से अपेक्षा करते थे कि उनकी सलाह के अनुरूप वो शासन करें। वंशानुगत को भी महत्व नहीं दिया गया, बल्कि वे मानते थे कि सलाह के अनुसार ही शासक वह शासन करे, सभी से सलाह लेकर। तो ये हमने देखा। तुर्की के बाद अफगान राष्ट्र सिद्धांत हम पढ़ रहे थे। फिर इसमें मुख्य रूप से आपका बहलोल लोदी ने अफगानों के सहयोग से सत्ता ली थी। आपको बहलोल ने तो इस सिद्धांत को पूरी तरह से निभाया, अपनाया। उसने ऐसा सिंहासन बनाया, 32 लोग बैठ सकते थे। वो तो चाहता था सारे अफगान बैठ सके। सिंहासन बनवाया जिस पर सारे लोग बैठ के बराबर का समक्ष माना। मनसद एयाली सुल्तान, सबको उसने मसनद एयाली की उपाधि दी, मतलब सुल्तान के समक्ष है सब। सिकंदर को जो है कुछ स्थितियों के कारण से, कुछ समय के कारण से बदलाव जो है करना पड़ा। इसके कारण से उसके सामने कई समस्याएं आई, प्रतिरोध की भावना भी आई, राज्य का विभाजन हो जाता है इसके कारण से। इब्राहिम जब आता है उसने तो उल्टा चल पड़ा। वो तो काफ़ी उसने आदर न करके दबाने का, उल्टा चला, बिल्कुल आदर न करके दबाने का प्रयास किया इनको, और सहयोग न देने का फैसला जो है हो जाता है। इसके कारण से भी वो कई मोर्चों पर असफल फिर होता है। निमंत्रण तक दे दिया कई अफगान सरदारों ने बाबर को। तो ये था बराबरों में श्रेष्ठ, ऐसा सिद्धांत इनका था। उसके बाद सुल्तान व खलीफा, तीसरा बिंदु जो है वो आपका है सुल्तान व खलीफा का संबंध कैसा था। प्रतिनिधि मानता था, सम्राट सर्वे सर्वा है, ये हमें पता है। अपने शासन का अंकुश नहीं था वैसे तो उसके ऊपर किसी का, जबकि सुल्तान स्वीकारता कि उसके ऊपर कौन है, खलीफा। खलीफा की सर्वोच्चता को वो स्वीकारता था अपने आप। खुतबो सिक्कों में उसका महत्व दिया था। अपने आप को उसका नायब बताया उसने खुतबे में कि मैं नायब हूँ। तो इस्लाम का मुखिया होने के नाते सभी राज्यों का मुखिया जो है खलीफा होता था। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों ने खलीफा से मंजूरी और स्वीकृति प्राप्त करना
इसलिए आवश्यक समझा था कि साधारण मुस्लिम उन्हें सम्मान दे और अन्य मुस्लिम राज्यों से राजनीतिक तौर पर बराबरी पर बात की जा सके। शुरुआत में तुर्की शासकों की मजबूरी थी इस चीज़ को लागू करना। वैधानिक संप्रभु जिससे वो बन सके। प्रारंभिक सुल्तानों में इल्तुतमिश ने 1229 में प्रार्थना पत्र देकर नासिर अमीर उल मोमिनिन खलीफा का सहायक की उपाधि देता है वो इस तरह से। उसके राज्य को गजनी से अलग राज्य की मान्यता दी गई। बलबन अपने आप को जिले ला कहता है। ये सारे शासकों के बारे में हम पढ़ा है, किसने किसको महत्व दिया या नहीं दिया, समझता स्वीकार किया, तो मोहम्मद तुगलक ने नहीं दिया। तो दो रूप दिखाई देते हैं, एक वैधानिक और एक वास्तविक। तो ये हमने पढ़ा मुख्य रूप से कैसे जो है डिटेल हम पिछले लेसन्स में, पिछले पाठों में भी पढ़ चुके हैं कि किस शासक ने कैसा जो है सिस्टम अपनाया। तो अब हम कॉमन जो है राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला बिंदु जो है वो है आपका सल्तनत कालीन प्रशासन। क्या है पहला बिंदु? प्रशासन के बारे में। यह जो व्यवस्था इन्होंने दी यह भिन्न थी, न तो ये पूरी तरह पुरानी थी और नई बिल्कुल नई थी। कुछ परिवर्तन कर दिए गए थे इसमें, तो इन परिवर्तनों को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। पहला जो बिंदु है वो है आपका केंद्रीय शासन। क्या है? केंद्रीय शासन। तो जो ताना बाना जो होता था सारे प्रशासन का, ताना बाना का आधार कौन होता था? केंद्र। तो इसी के चारों ओर वो आधारित था ताना बाना शासन का। क्योंकि सत्ता पर अधिकार करने में कामयाब होने पर भी स्थानीय स्तर तक इनका प्रभाव नहीं बन पाया था, इसलिए केंद्रीय शासन को ही ज्यादा महत्व दिया गया। और इसमें भी कौन प्रमुख था? सुल्तान। इसमें भी कौन प्रमुख था? सुल्तान। तो प्रत्येक गतिविधि का ये केंद्र था सुल्तान। ये हम कई पाठों में पढ़ चुके हैं, पहले सेमेस्टर में भी और दूसरे सेमेस्टर में भी। कि सर्वोच्च होता था, संवैधानिक और व्यवहारिक मुखिया था, सारी शक्तियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लगातार कई पाठों में पढ़ के आए हैं। निरंकुश था, सभी प्रकार के अधिकार थे, नाम मात्र का प्रतिनिधि मानता था। उसने वंशीय राजतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही शासक की देवीय शक्तियों को स्वीकार करता था कि वे परमात्मा ने इसको ये अधिकार दिए हैं। प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए प्रयास करते थे। निरंकुशता पर जनमत, उलेमा, अमीर लोग नियंत्रण रखते थे। कमजोर जब शासक आते थे उस समय उलेमा और अमीर ही शासन करते थे। उलेमा और अमीर का प्रभाव बढ़ जाता था, जबकि शक्तिशाली शासक इनके ऊपर दबाव रखते थे या नियंत्रण रखते थे। डॉक्टर कुरैशी ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में मुस्लिम विधि शास्त्रियों के द्वारा नियुक्त शासक के कार्य के बारे में निम्नलिखित बातें बताई हैं। क्या क्या कार्य थे? इस्लाम की सुरक्षा, अपनी प्रजा के बीच जो विवाद है उन विवादों को सुलझाना, न्याय करना, भूप्रदेशों की रक्षा करना, कानून बनाना, विधान बनाना, उनको लागू करना, राजमार्ग और जो है जो भी सड़कें हैं उनको यात्रियों के लिए सुरक्षित करना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, लगान व कर वसूलना, उनको लगाना, धार्मिक युद्ध, इस्लाम विरोधी जो लोग हैं काफिर जो है उनके खिलाफ धार्मिक युद्ध जिसको बोलते थे जिहाद,
छेड़ना, धन का आवश्यक जहाँ पर वितरण करना, जहाँ पर जिन लोगों को आवश्यकता है, अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको हटाना, और सार्वजनिक हित के जो काम हैं उन पर ध्यान देना, उनको करना, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा जो है उन चीज़ों को भी जो है वास्तविक दिशा का पता लगाकर सुधारना। ये सुल्तान के सारे काम थे। फिर सुल्तान के सहायक आते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है सुल्तान के सहायक। सहायक की अगर अकेला शासन नहीं चला सकता था तो मंत्री परिषद जैसी एक संस्था होती थी, उसको बोलते थे मजलिसे खलवत। ये दो अंक के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आप ध्यान करेंगे तो। मजलिसे खलवत, सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी, कितने सदस्य होंगे इसमें, ऐसी कोई संख्या नहीं थी। सभी विभागों के मतलब मुखिया इसमें होते थे, आमतौर पर विभागों के मुखिया इसमें शामिल होते थे। वो मात्र सलाह दे सकते थे, निर्णय नहीं करवा सकते थे शासक से। नियुक्ति और मुक्ति, नियुक्ति और प्रच्युति या मुक्ति के जो अधिकार थे वो शासक के पास ही थे। तो इनकी प्रतिभा, इनकी पहचान होती थी, लेकिन जब कमज़ोर शासक बनता था तो ये शासक को कठपुतली भी बना लेते थे। तीसरा है केंद्र के प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी व विभाग, ये कौन कौन से थे, इनके बारे में भी हम अपना प्रकाश जो है, मुख्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी है ये भी। तो पहला आता है आपका नायब। नायब क्या आता है? नायब सबसे प्रमुख व्यक्ति था, प्रधानमंत्री की तरह। एक प्रकार से वो उप सुल्तान था या प्रधानमंत्री था। शासक के बाद सारी शक्ति इसके पास, अनुपस्थिति में भी शासक की यही काम करता था। और वास्तविक जो उसकी स्थिति थी वो उसकी योग्यता पर निर्भर करती थी। जब वो ज़्यादा योग्य व्यक्ति आ जाता था तो वो सुल्तान को भी वश में कर लेता था, और नहीं तो वो मात्र सलाहकार की भूमिका निभाता था। आमतौर पर विश्वास पात्र व्यक्ति को ही इस पद पर लगाया जाता था। उसके बाद बी बिंदु आता है आपका वजीर। प्रजा व सुल्तान के मध्य कड़ी का काम ये करता था। बीच की कड़ी थी, महत्वपूर्ण कड़ी थी। सर्वोच्च अधिकारी था। राजस्व, जहाँ से इनकम होती थी, राजस्व विभाग का वो प्रमुख होता था। कभी कभी उसको सैनिक जिम्मेदारियां भी दे दी जाती थी। अलाउद्दीन के और मोहम्मद तुगलक के काल में इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है, काफ़ी अधिकार इसको मिल जाते हैं। इसको दीवाने वजारत भी कहा जाता था, और इसकी सहायता के लिए कुछ और लोग भी होते थे, मुशरिफ नायब वजीर तथा मुशरिफ मुमालिक। लेखाकार थे ये। मुस्तिफ मुमालिक एक होता था, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मुस्तिफ मुमालिक ये होता था महालेखा प्रशिक्षण, चेकिंग करने वाला। लेख जो लिखे जाते थे, जो भी बजट आए गए का हुआ, खजांची होता था। तो अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी कुल मिलाकर इनकी थी, अर्थव्यवस्था को संभालने की। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण विभाग और पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, बाकी फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वो है आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक वह सेना विभाग का मुखिया था। दीवाने आरिज भी इसको कहा जाता था। तो सेना संबंधी जो सारे निर्णय थे वो इसके द्वारा, इसके माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। सैनिक अभियानों की रूपरेखा भी बनवाता था वो। सेना का निरीक्षण करना, पहले ये विभाग वजीर देखता था, लेकिन बलबन ने इसे अलग विभाग बनाया, जरूरी विभाग था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अच्छे विभागों में से ये था।
तो इसका मतलब क्या था, अलाउद्दीन ने ज़्यादा ध्यान दिया। तो उसके बाद बाकी जो विभाग है उनकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ हमने क्या पढ़ा। पहला बिंदु राज्य का स्वरूप था, उसका जो शॉर्ट बिंदु था, सब पॉइंट था, स्वराज्य व धर्म का प्रभाव, उत्तराधिकार का नियम। दूसरा बिंदु तो था राजतों का सिद्धांत, उसमें तुर्की और जो दूसरा सिद्धांत था वो तुर्की राजतों का सिद्धांत और एक अफगान राजतों का सिद्धांत। तीसरा बिंदु था सुल्तान और खलीफा के बीच में संबंध कैसे थे, क्या था। फिर सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में हमने पढ़ा, उसमें केंद्रीय भाग मुख्य रूप से आता है, केंद्रीय शासन, उसका सब पॉइंट सुल्तान। फिर आपका जो है दूसरा बिंदु केंद्रीय के बाद आता है सुल्तान के सहायक, उसमें मंत्री परिषद होती है। तीसरा बिंदु आ गया आपका केंद्र के प्रमुख विभाग और अधिकारी। सबसे पहला बिंदु हमने नायब के बारे में, दूसरा वजीर के बारे में, तीसरा आरिज़ ममालिक के बारे में हमने पढ़ा। तो ये मुख्य है कुछ, उसके बाद भी हम 5-6 और हैं उनको पढ़ेंगे। फिर आपका प्रांतीय शासन, स्थानीय न्याय, पुलिस गुप्तचर, इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए शासन व्यवस्था जो आपकी पूरी हो जाएगी। सल्तनत कालीन प्रशासन की विशेषताएं, ये बड़ा क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इस बात को भी आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में रहेगा, यहाँ से शुरू हो जाता है ये आपका सल्तनत कालीन प्रशासन से प्रशासन की, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की विशेषताएं, ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, नोट कर लें इसको आप। और ये अगली वीडियो में भी चलेगा।